कैसे मॉक टेस्ट को एनालाइज करे, उसके स्कोर को कैसे देखे, कम आए तो डिप्रेस ना होना, ज्यादा आ जाए तो हवा में नहीं उड़ना। जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने अपना दिया, आई वॉज डैम श्योर कि मेरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं अपना 300 में से 180 का टारगेट लेके चली थी कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। जब आया रिजल्ट, महीने के 1 लाख कमाने हैं तो ऐसे तो इतना नहीं तो भी घर करना पे बैठे पड़ेगा। बैठे कुछ भी मिल जाएगा आपको। अभी तक की जितनी पढ़ाई है ना, सारे को कंपाइल करके उस पेपर में बिल्कुल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो रिजल्ट मिलेगा कि भी 15-20 बच्चों में आपका नाम आ गया। मोस्टली मैंने अपनी जो पढ़ाई की थी सारी की सारी ऑनलाइन की थी, सेल्फ स्टडी की थी। हर टॉपिक को मैंने अलग अलग वेबसाइट से किया था। अब कुछ पूछते हैं कि क्या मैं क्लास 12 की एनसीईआरटी कर लूं प्रिपरेशन के लिए, क्या वो काफी है? हमें तो प्रोग्रामिंग नहीं आती, क्या हम पीजीटी के लिए कर सकते हैं? एक सब्जेक्ट वो 20 नंबर का आएगा, हो सकता है 20 का भी नहीं आए, एग्जाम में 16 का आ गया, 17 का आ गया, 200 क्वेश्चन में से 16 नंबर से तो काम नहीं चलेगा। तो हमें और सब्जेक्ट पे भी फोकस करना पड़ेगा। बट 11-12 के जितने भी टॉपिक हैं उनको हमें छोड़ना नहीं है, वो तो करने ही करने हैं। अब देखिए, पाइथन के साथ साथ 11-12 में हमारे सिलेबस में एसक्यूएल भी है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, डेटाबेस है, डीबीएमएस है, तो ये हमें साथ के साथ करने पड़ेंगे। कुछ पोर्शन इसमें डेटा स्ट्रक्चर का भी है, तो हमें उसको भी करना पड़ेगा, और वो ज़रूरी भी है और वो इम्पोर्टेंट भी है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन आपको पार्ट ए करवाएगा, हाँ, क्योंकि हेलो भाई, कैसे हो आप सभी? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए, और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में, जिसमें हमारे साथ है मनिका मैम, जिनका अभी अभी डीएसएसबी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में सिलेक्शन हुआ है। बहुत बड़ी पोस्ट लग रही है नाम से, डीएसएसबी पीजीटी सीएस। और कहाँ इनकी पोस्टिंग है, क्या इनकी जर्नी रही, और उस जर्नी का बिल्कुल मूलभूत मंत्र ये आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि पीआरटी की तरह नहीं है कि आपके पास 500, 600, 1000, 2000 वैकेंसीज है। आपके पास पीजीटी में वही गिर पड़ गए कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की तो 2 वैकेंसी, 5 वैकेंसीज, और अगर बहुत बढ़िया किस्मत हुई तो आपकी वही 20 वैकेंसी मिल गई आपको। मैम से सारी चीजें डिस्कस आपके बिहाफ पे मैं करूंगा, तो जो भी आपके क्वेश्चन हो भैया आप बिल्कुल फ्री माइंड से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, आपकी पोस्टिंग कहाँ है? मेरा नाम मनिका है और मैं एज ए पीजीटी कंप्यूटर साइंस काम कर रही हूँ डीएसएसबी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, और मेरा स्कूल आरके पुरम में है, जहाँ पर मैं एज ए पीजीटी या एज ए लेक्चरर काम कर रही हूँ। मेरा जो सिलेक्शन है 2022 की वैकेंसी में हुआ था। जो वैकेंसी थी 2022 में आई थी, टोटल 19 वैकेंसी आई थी हमारे सब्जेक्ट की, और जिसका एग्जाम 22 में हुआ, रिजल्ट 2023 में आया, एंड हमारी ज्वाइनिंग जो थी 2024 में हो गई थी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक एक मतलब मैं ना बिल्कुल ऐसे समझ लो कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं आज बीएड एमए करके अपना आ गया आपके सामने। अब मैं आपसे एक एक चीज पूछता रहूंगा बच्चों के बिहाफ पे, फिर आप, क्योंकि मेरे से ज्यादा क्या बच्चा प्रॉब्लम फेस करा वो आप बता पाओगे खुद भी। जी सर। तो सबसे पहले तो एक बार एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डीएसएसबी का पैटर्न क्या होता है स्पेसिफिक पीजीटी को लेके, और कितना टाइम मिलता है, और क्या क्या वो किस लेवल के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करता है बच्चा आंसर करता है। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो जो हमारा एग्जाम पैटर्न है बेसिकली 2 लेवल होते हैं इसमें। एक आपका पार्ट ए होता है और एक आपका पार्ट बी होता है। पार्ट ए आपका 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 100 मार्क्स का ही है, और पार्ट बी आपका पीजीटी की अगर बात करें तो 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से हमारा टोटल 300 क्वेश्चन हो जाते हैं और 300 मार्क्स होते हैं। लेकिन अगर आप टीजीटी सीएस की बात करते हैं, वहां पर पार्ट जो बी है हमारा 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल हमारा 200। देखिए, सिलेबस की जब हम बात करते हैं, टीजीटी सीएस और पीजीटी सीएस ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। जहां डिफरेंस आता है वो है पेपर पैटर्न भी आपका सेम रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं और लेवल चेंज हो रहा है। सिलेबस सेम है बट लेवल चेंज है। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है, हाँ एक चीज ये भी मैम ऐड कर देता हूँ कि 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर जरूर है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग डीएसएसबी की 0.25 है। हाँ, कि आपने 5 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, 1 क्वेश्चन ठीक कर दिया, तो आपके 500 0 नंबर हो गए। ठीक है जी, तो ये समझ लेना। अब आ जाते हैं मैम पार्ट 1 के बारे में, थोड़ा सा एक बार क्विक रिव्यू सा दे दीजिए कि पार्ट 1 में क्या रहता है और पार्ट 2 में क्या रहता है। पार्ट 1 में हमारा बेसिकली इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड जीएस रहता है। सबके पांचों सब्जेक्ट के इक्वल क्वेश्चन आते हैं,
2020 आते हैं। ठीक है। 5 सेक्शन रहते हैं डीएसएसबी में, जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना वो सेक्शन वाइज आते हैं। जो पार्ट बी रहेगा उसमें हमारे 10 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल हमारे 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है। और इसकी एक खूबसूरती डीएसएसबी की ये भी है भाई कि आप मान लो पार्ट ए ओपन किया, सबसे पहले आ गया आपका मैथ्स के 20 क्वेश्चन आपने कर लिए या जितने आपसे हुए उतने कर लिए। अब आप अगर 21वें क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट सेक्शन पे जंप करना चाहते हो तो फर्स्ट सेक्शन आपको सबमिट करना पड़ेगा, तब आप सेकंड सेक्शन पे जाओगे और वापस से फिर आप फर्स्ट सेक्शन में बिल्कुल। आ नहीं पाओगे वापस। कई बार एग्जाम में हमारे पास ऐसा होता है कि एट द मोमेंट वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है वो थोड़ी देर के बाद आंसर पता चल जाए, लेकिन डीएसएस भी आपको वो मौका नहीं देगा कि थोड़ी देर बाद आप उसका आंसर सोचे। आपको वो आंसर तभी सोचना है, तभी वो क्वेश्चन करना है जब आप वो 20 क्वेश्चन का एक सेक्शन सबमिट करेंगे, तब आप नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट। तो इस तरीके से टोटल हमारे पीजीटी की बात कर रहे हैं तो 15 सेक्शन हमें 1 बाय 1 करने पड़ते हैं, और जो हमारा टाइम जो है वो टिक टिक चलता रहेगा। अब देखिए 3 घंटे हैं हमारे पास, अगर हम बात करें 3 घंटे 180 मिनट, और उस 180 मिनट में आपको 300 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं हम कैसे करना है। बिल्कुल सर। तो पार्ट ए में जैसे मैथ आता है, तो जो बच्चा अब तैयारी करके आया है, मैथ्स कहाँ से, क्योंकि पीआरटी का मैथ जो पार्ट ए 1 में आता है, टीजीटी और पीजीटी तीनों में लेवल तो चेंज होता ही होगा। देखिए पार्ट ए का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, डीएसएसबी ने एक सेम क्राइटेरिया सेट कर रखा है, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी की कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी की कर रहे हैं, पार्ट ए सेम रहेगा, ठीक। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पार्ट ए की बात अगर हम करें तो देखिए जब 5 सेक्शन आपके रहेंगे, जो सबसे पहला सेक्शन रहेगा एग्जाम में भी आपका उसी के अकॉर्डिंग आपको एक पैटर्न फॉलो करना होगा, रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग की अगर आप बात करें तो एक सिंपल से सिंपल बुक से भी आप काम कर सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल है आप वो ले सकते हैं, एसएससी की कोई भी रीजनिंग की बुक ले सकते हैं जहां से आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, अगर आप कोई बुक भी नहीं ले रहे हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन कर लीजिए, 50-60 पुराने पेपर उठा लो, अगर आप 50-60 सेट वो कर लोगे तो भी आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए आपको और कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका जीएस मैंने खुद थोड़ा डाउटफुल रखा था क्योंकि कुछ सेक्शन में खुद नहीं कर पा रही थी, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, जितने भी याद करते वीडियोस देखते यूट्यूब से, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता जो स्किप हो जाता था। बट स्टैटिक जीके आप कंप्लीट कर सकते हैं जिसमें आपका ज्योग्राफी आ रहा है, हिस्ट्री आ रहा है आपका, और इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, ये आप कर सकते हैं। लूसेंट की बुक है, अगर आप उसको कर रहे हो तो उससे बढ़िया बुक तो कोई है ही नहीं जीके के लिए। आप लूसेंट उसमें से कंप्लीट करें, अपना उस बुक को कवर करें और करंट अफेयर्स देखते रहें। देखिए जिस डेट को आपका एग्जाम हो रहा है उससे 6 महीने पहले के आप करंट जो है कवर कर महीने का तो आपको कम करना से ही कम 6 तो आप करके चलें। हाँ। हालांकि कई बार कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं तो वो 1 साल पहले के भी आ जाते हैं, और डीएसएसबी का फोकस कुछ टॉपिक्स पे तो रहता ही है। क्रिकेट से रिलेटेड वो पूछते हैं, अवार्ड से रिलेटेड वो पूछते हैं, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से डीएसएसबी क्वेश्चन पूछता ही है, तो उनको हमें कभी भी नहीं छोड़ना है, उनको कवर करना है। नेक्स्ट आता है आपका मैथ्स के लिए देखिए अब वो बात नहीं रही कि 10th तक का मैथ्स हमने कर लिया तो हम एग्जाम कवर कर लेंगे, नहीं, उसके लिए हमें क्या है, मैथ्स की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी अपनी सेट करनी पड़ेगी। एसएससी लेवल का मैथ्स आता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे से भी पूछते हैं कि मैम एसएससी का मैथ्स तो मुश्किल होता है, डीएसएसबी में हमें इसको करने की जरूरत क्यों है। देखिए जो एग्जाम पैटर्न आ रहा है, क्योंकि सिलेबस भी वास्ट है हमारा और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है बहुत ज्यादा है, बट हमारी पोस्ट इतनी सी है, जैसे कि मेरे केस में 19 पोस्ट थी, तो हमें हर टॉपिक को बिल्कुल इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जैसे इसी की वजह से सिलेक्शन हो, इसी की वजह से हो गया सिलेक्शन। बिल्कुल सर, कि जो टॉपिक आप कर रहे हैं ना उसमें से क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, ठीक है, जहां से एग्जाम में आता ही आता है, जैसे प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, आप रेशो हुआ, प्रोपोर्शन हुआ, और स्ट्रीम है, टाइम डिस्टेंस है, तो ये 7-8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन आपके मिलेंगे 3 या 4 क्वेश्चन आपको डीआई से मिलेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन आप उसको कवर करो, वहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। लेकिन करें कहाँ से, जरूरी नहीं है करने के लिए आपको कोचिंग ही चाहिए, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे आज के टाइम में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको ना मिलेगा। मैथ्स के इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, राकेश यादव सर हैं,
आदित्य रंजन सर हैं, एक और सर हैं प्रताप सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप इनमें से किसी एक टीचर की वीडियोस को उठा लीजिए। ऐसा नहीं करना है कि एक वीडियो इसकी देखिए एक उसकी देखिए, आप एक टीचर को उठाइए और उनकी पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट कर दीजिए। आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने में बेसिक एक बार हो जाएगा। फिर उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट कीजिए, एक बार पूरा मैथ्स करने के बाद रिवीजन कीजिए, फिर उसके बाद एक बार और रिवाइज कीजिए, फिर आप मॉक लगाने शुरू और कीजिए। डीएसएसबी में जो मैथ आता है ना मैम, वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बेसिक मैथ जो आपका स्कूल में पढ़ते हो उससे तो ऊपर लेवल का होता है, बिल्कुल और कहीं ना कहीं एसएससी को थोड़ा टच करके उसके लेवल तक उसके नीचे रह लेवल जाता है। तक। तो आपको क्या करना पड़ता, जो मैम ने बताया कि फ्री में यूट्यूब की जो जितनी प्लेलिस्ट टीचर्स की है फ्री में अवेलेबल है, उनकी जो प्लेलिस्ट अगर आप अच्छे से देखोगे, मतलब ऑनेस्टली, ऐसा नहीं कि बस टाइम वेस्ट के लिए 1-1.5 घंटा अगर ये करना तो करना, टॉपिक वाइज सेट करो अपना, और तब अगर करते हो तो कहीं ना कहीं फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो मोर देन एनफ है आपके लिए। बिल्कुल। और अगर आप बुक्स लेना चाह रहे हैं तो देखिए राकेश यादव सर की बुक आती है, एसएससी के लिए है वो बुक, बट अच्छी बुक है। देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत मुश्किल होंगे, आप वो छोड़ दीजिए, बट जो जिस लेवल के डीएसएसबी में आ रहे हैं वो आप कर लीजिए। एग्जाम नोट्स भी दे रहे हैं आजकल तो ये सारे टीचर्स। आदित्य रंजन सर के एग्जाम नोट्स आ रहे हैं, राकेश सर के भी एग्जाम नोट्स आ रहे हैं, या कोई आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, उसमें से आप इजीली अपने 8 से 10 टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि नोट्स अवेलेबल हैं, और बस आप वीडियोस को देखिए, टॉपिक को उठाइए और कवर प्रैक्टिस करो कीजिए। जितना कर सकते, बस प्रैक्टिस करना वही है। लास्ट में मैंने। फिर आ जाइए मैम इंग्लिश पे। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। देखिए सबसे बढ़िया बुक नीतू सिंह, मेरे को तो उससे अच्छा कुछ नहीं लगता है। नीतू सिंह है जो कि बाइलिंगुअल है आपकी बुक, उसमें इंग्लिश में भी है हिंदी में भी। वो मैम इंग्लिश को हिंदी में बता रही है, हिंदी में लिखा भी हुआ है, तो आपको सब कुछ वो इतने बेसिक लेवल से समझाया जा रहा है, उसमें से कर सकते हैं। हालांकि रही बात आपकी कुछ वोकैब याद करने की, वोकैब के लिए मैंने 1-2 बुक और रेफर की थी, जैसे एसपी बख्शी है जिसमें आपको वोकैब बहुत अच्छा दिया हुआ है, सिनोनिम एंटोनिम्स, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स हैं, वो आप वहां से कर सकते हैं। हालांकि नीतू सिंह मैम की एक और आई हुई है लेवल 2 बुक, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका वोकैब है, आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ भाई देखो, एक बाय डिफॉल्ट एक टैगलाइन ना मान के चलना, आप चाहे सांस भी ले रहे हो ना प्रिपरेशन के नाम की, उसकी भी प्रैक्टिस करो, उसके बिना कुछ नहीं है। तो इंग्लिश की मैम ने बता दिया। अब मैम हिंदी। हिंदी तो देखिए 10th तक की आप कोई भी ग्रामर की बुक उठा लीजिए। मेरे पास देखिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं थी, मैंने नोट्स लिए थे, किसी कोचिंग के नोट्स थे, उनको फोटोकॉपी करवाया था। 50 पेज से ज्यादा के भी नोट्स नहीं थे, वो मैंने अपने चैनल पे भी शेयर किए हुए हैं सारे के सारे नोट्स, आप उनको कवर कीजिए। और आपने करना क्या है, जितने भी प्रीवियस पेपर पूछे जा रहे हैं डीएसएसबी के हिंदी से, उनको कर लीजिए। कई बार तो इतना बेसिक क्वेश्चन आता है हिंदी का कि आप उसको इजीली कर पाएंगे। एक सरस्वती पब्लिकेशन की भी बुक आती है हिंदी की। मैम वो तो ये समझ लो कि रामबाण इलाज है इसका, बिल्कुल। सरस्वती और एक ये आदित्य पब्लिकेशन, हाँ, ये दोनों। हाँ। तो आप उस बुक को भी ले सकते हैं, या तो आप 9th और 10th क्लास की कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक लें। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप सरस्वती पब्लिकेशन की ले सकते हैं, उनसे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट और फर्स्ट पार्ट को जो बच्चा तैयारी कर रहा है स्पेसिफिक पीजीटी के लिए, वो कितना टारगेट मान के चले कि भाई इतना तो मुझे स्कोर करना ही करना चाहिए फर्स्ट पार्ट में? देखिए अगर हम बात करते हैं टीजीटी की, जो हमारा स्कोर आता है ओवरऑल आता है, आजकल हमारी कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है। अगर आपको एक सेफ स्कोर रखना है कि आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपके ओवरऑल 200 में से 160 तो आना ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक। लेकिन अब उसके लिए देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आपका पार्ट ए अच्छा है या आपका पार्ट बी है। अगर मान लो आपने टारगेट 160 मार्क्स का बना लिया है, तो अगर हम इसको इक्वली भी डिवाइड करते हैं तो 80-80 हो गया है बिल्कुल। कि पार्ट ए में 80 और पार्ट बी में भी 80। कई स्टूडेंट्स का क्या है, पार्ट ए बहुत अच्छा होता है तो वो पार्ट ए में हमारे 90+ भी स्कोर करते हैं, बिल्कुल, कई का बिल्कुल। पार्ट बी अच्छा होता है तो वो पार्ट बी में 90+ कर लेते हैं। तो आपको सेट चेक करना है कि आपका कौन सा पार्ट जो है बेटर है, किस में आपने कितना स्कोर करना है, आपने एक ओवरऑल टारगेट लेके चलना है। और देखिए जब मैं 160 का टारगेट लेके चल रही हूँ, जरूरी नहीं मेरे 160 आएंगे, क्वेश्चन गलत भी तो होंगे, Exactly. नेगेटिव भी तो है, हाँ। तब जाके हमारे 145 144 तक बिल्कुल। मार्क्स आते हैं। तो जब जितना भी आपका स्कोर जा रहा है ना, प्रीवियस स्कोर जितना भी, उससे कम से कम 20 मार्क्स का तो आप मार्जिन लेके चले। मार्जिन लेके चले। ठीक है, तो पार्ट 1 के लिए हम एक जो आइडल स्कोर, आइडल मतलब एक
बेसिक मान के चलेंगे 70 है प्लस तो कम से कम लेके आओ। इतना आपको लेना पड़ेगा। हाँ। अब देखिए जब इस 70 प्लस की हम बात करें तो सब्जेक्ट लाइक हिंदी, रीजनिंग, इनमें तो आपके 19 होने बिल्कुल। चाहिए। अगर इसमें भी आपका नंबर घट गया ना तो आप समझो गड़बड़ है। गड़बड़ है भाई, क्योंकि बिल्कुल। जीएस तो बाय डिफॉल्ट आप मान के चलो, अगर जीएस में हिट हो गई चीजें और बढ़िया सब कुछ रहा तो आपके 10 नंबर आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, वरना 10 भी नहीं जीएस का तो आते ये मान के GS चलो में। 5 नंबर आगे भाई चांस, बिल्कुल। वो 5 नंबर अब एवरेज है जीएस में। और रही बात मैथ्स की, अगर आता है तो बिल्कुल सही है, वरना तो कोई बात ही नहीं है। तो मैथ्स में भी अगर आपको बहुत अच्छा मैथ्स है, आप 16-17 आराम से स्कोर कर सकते और हैं। बढ़िया तैयारी कर ली ना तो 16-17 नंबर तो कहीं नहीं गए। अगर आपने बढ़िया तैयारी और मैथ्स पे काम कर लिया तो रीजनिंग हाथों हाथ अपने आप Reasoning के थोड़े में आ भी- जाएगी। ठीक है। और कुछ बच्चे मैम ये करते हैं कि फर्स्ट सेकंड अपने सब्जेक्ट को तैयार करते करते ना फर्स्ट पार्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, देखिए तो ये गलती मत करना बस। सिलेक्शन आपको पार्ट ए करवाएगा, हाँ क्योंकि अगर सपोज कोई स्टूडेंट है एसएसटी की तैयारी कर रहा है, टीजीटी एसएसटी, तो वो अकेला थोड़ी जिसको एसएसटी आता है। एसएसटी सबने ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है, सबको वो सब्जेक्ट आता है, लेकिन पार्ट ए सबको नहीं आता। तो अगर आपको कोई सिलेक्शन करवाएगा दैट इज ओनली पार्ट ए। ठीक है। तो अब आ जाते हैं मैम सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आपका 200 नंबर का कंप्यूटर साइंस या 100 नंबर का कंप्यूटर साइंस टीजीटी पीजीटी में आता है। तो अब उसके लिए एक बार पूरा सब कुछ बता दूंगा, मतलब ये मान के चलना बच्चे को बिल्कुल जीरो से और सिलेक्शन करवा के हटना है। देखिए जब हम बात करते हैं पार्ट बी स्पेसिफिक की, तो पार्ट बी में हमारा क्या रहता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे अगर आप टीजीटी की बात लेके चलते हैं, टीजीटी में क्या है, बीसीए वाला स्टूडेंट भी है, बीएससी वाला भी है, बीटेक वाला भी है। और जब हम पीजीटी की बात करते हैं तो उसमें हमारा एमटेक वाला है। अब बीटेक में किसी बच्चे ने 8 सेमेस्टर में 40 प्लस सब्जेक्ट पढ़े हैं, बीएससी में हो सकता है 25 या 30 सब्जेक्ट पढ़े हो, बीसी में भी इतने ही सब्जेक्ट। तो ओवरऑल हमारे 30-40 सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर के जो हमें पढ़ने होते हैं। बट उन सारे सब्जेक्ट्स को डीएसएसबी या केवीएस वगैरह ने 10 मोटे मोटे सब्जेक्ट में डिवाइड किया है। ठीक है। तो मेनली हमें 10 सब्जेक्ट तो करने ही करने हैं, उनके बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग है, और क्लास 11th और 12th का जितना भी सिलेबस है वो है, डीबीएमएस है, आर्किटेक्चर है। तो इनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, इन सब्जेक्ट को तो हर हालत में हमें कवर करना ही करना है। तो अब कहाँ से कवर कर सकते हैं आप अब बताते जाओ, क्योंकि यहाँ तो मेरे लिए तो डीबीएमएस और ये सारे ना ऐसे हो गया कि मैं तो डिमोटिवेट हो गया हूँ। नहीं सर, देखिए जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अब देखिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग ले रहे हैं या यूट्यूब से कर रहे हैं, कहीं से भी आप कर सकते हैं। बट देखिए फ्री सोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, बहुत अवेलेबल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि कोई एक ऐसी बुक नहीं है क्या कि जिससे हम टीजीटी या पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर पाए। भाई जब आपने ग्रेजुएशन में 30 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो कोई भी एक ऑथर उसको एक बुक में कैसे देगा सारे सब्जेक्ट। तो ये तो आप भूल जाओ कि आपको एक बुक मिलेगी जहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट आएंगे। एक बुक की बजाय हमें कम से कम 8 से 10 बुक तो खरीदनी ही पड़ेगी, और इन सारी बुक्स का हम डिटेल हम आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सी बुक हैं, वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। अब देखिए आपने करना कैसे है और करना कहाँ से है। यूट्यूब से अगर आप कर रहे हैं तो गेट समेशन नाम का एक चैनल है, वरुण सर पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं सर। कंप्यूटर साइंस का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो सर ने कवर ना करा हो। अच्छा, वो सारे के सारे आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो लॉकडाउन में सर मैंने शुरू किया था, तो उस टाइम पे सारा का सारा मैंने YouTube से अपने खुद के नोट्स बनाए थे और सर की वीडियो देख देख के। बहुत सारी और भी वेबसाइट है, अगर आप नोट्स खुद नहीं बना पा रहे हैं, आपको नोट्स चाहिए, तो एक और वेबसाइट है जहां से आप काम कर सकते हैं। गेट विद्यालय नाम है वेबसाइट का, जहां पर आपको जितने भी हमारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं सारे के सारे मिलेंगे प्रॉपर नोट्स के साथ कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, एंड कहाँ करें, टॉपिक के न्यूमेरिकल कहाँ से हैं और एग्जाम्पल्स हैं, सब कुछ वहां पर दिया हुआ है, डायग्राम्स दिए हुए हैं, पूरा थ्योरी सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस दिए हुए, आप उसको वहां से कर सकते हैं। डीएसएसबी को सेंटर में रख के हाँ डीएसएस मतलब वो पर्टिकुलर डीएसएसबी को सेंटर में रखे नहीं, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, बट वो नोट्स बहुत यूजफुल हैं। अब बात आती है प्रोग्रामिंग की, जितनी भी हमारी लैंग्वेज हैं। अब देखो इसमें भी ऐसा नहीं है कि मेरे को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है, 2 करनी है, 3-4 तो कम से कम करनी पड़ती है। डीएसएस भी बेसिकली जो पूछ रहा है ना 11th 12th को ध्यान में रखते हुए,
क्योंकि जब आप पीजीटी ऐसे टीचर जाएंगे तो 11th 12th को पढ़ाएंगे। और कई बच्चे ये भी पूछते हैं हमें तो प्रोग्रामिंग नहीं आती, क्या हम पीजीटी के लिए कर सकते हैं? भाई देखो, अगर प्रोग्रामिंग नहीं आ रही और गलती से टीचर बन गए तो उनको पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल। 11th और 12th सर 11th 12th में तो पूरा C++ और ये आता ही है। 12th पहले में जो- मेरे पास भी कंप्यूटर अच्छा, आपके पास थी। अब देखिए पहले क्या था, 37 मार्क्स आए थे मेरे। सीबीएसई में पहले हमारे आते थे कि C++ आता था, अब सिलेबस चेंज हो चुका है, अब कंप्लीट पाइथन है। अच्छा, तो हमें पाइथन प्रोग्रामिंग तो करनी पड़ेगी। उसके लिए भी हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आपने सिर्फ स्पेसिफिक अगर पाइथन लर्न करनी है तो आप वहां से कर सकते हैं। CSIP लर्निंग हब और Python for CSIP.com, ये 2 वेबसाइट हैं जहाँ से आप पाइथन के अपने सारे नोट्स कर सकते हैं, या क्लास 11th और 12th का जितना भी कंटेंट है आप वहां से कर सकते हैं। अब कुछ पूछते हैं कि क्या मैं क्लास 12th की NCERT कर लूँ प्रिपरेशन के लिए, क्या वो काफ़ी है? देखो, क्लास 12th की NCERT में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, डेट इज पाइथन ओनली। तो एक सब्जेक्ट वो 20 नंबर का आएगा, हो सकता है 20 का भी नहीं आए, एग्जाम में 16 का आ गया, 17 का आ गया, 200 क्वेश्चन में से 16 नंबर से तो काम नहीं चलेगा। तो हमें और सब्जेक्ट पे भी फोकस करना पड़ेगा। बट 11 12 के जितने भी टॉपिक हैं उनको हमें छोड़ना नहीं है, वो तो करने ही करने हैं। अब देखिए, पाइथन के साथ साथ 11 12 में हमारे सिलेबस में SQL भी है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, डेटाबेस है, DBMS है, तो ये हमें साथ के साथ करने पड़ेंगे। कुछ पोर्शन इसमें डेटा स्ट्रक्चर का भी है, तो हमें उसको भी करना पड़ेगा, और वो ज़रूरी भी है और वो इम्पोर्टेंट भी है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो और क्या बताना है इसे कुछ? हाँ, तो अब अगर आपको जितने भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट करने हैं उनके लिए आप एक w3schools.com, इस वेबसाइट को आप सबने यूज किया होगा अपने कॉलेज टाइम में, क्योंकि प्रोग्रामिंग का सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। तो चाहे आपने HTML करनी है, CSS करनी है, पाइथन करनी है, या कुछ और भी करना है, तो आप सारा का सारा वहाँ से कर सकते हैं, w3schools.com। अब जो DSS भी है वो फोकस करता है HTML पे भी फोकस करता है, HTML में भी वो CSS पे ज़्यादा फोकस करता है कि CSS के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो हम वहाँ से कर सकते हैं। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि भाई, या फिर वो कोई पर्टिकुलर टैग आपसे पूछेगा, आपको उसके लिए आप वहाँ से कर सकते हैं। इनफैक्ट जब W3 स्कूल में आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को करेंगे, जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर आपको लास्ट में क्विज भी मिलते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन MCQ करने हैं उसके लिए भी एक और वेबसाइट है, that is zenfoundry.com। मेरे को लगता है बहुत सारी वेबसाइट्स मैंने बता दी है, क्योंकि 200 नंबर बहुत ज्यादा है, तो ये सारी वेबसाइट हम आपको डिटेल्स दे देंगे, क्योंकि मोस्टली मैंने अपनी जो पढ़ाई की थी सारी की सारी ऑनलाइन की थी, सेल्फ स्टडी की थी। हर टॉपिक को मैंने अलग अलग वेबसाइट से किया था। प्रिपरेशन टाइम पे मैंने अपना एक टैब खरीद लिया था कि भाई अब मेरे को जो पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ना है और यहीं से करना है। और इतना मैम, आप एक बात बताओ, देखो आपने कहा कि 90,000 सैलरी है ना, किसी को अगर महीने के 1 लाख कमाने हैं तो ऐसे तो नहीं है भाई घर पे बैठे बैठे कुछ भी मिल जाएगा। आपको अभी तक की जितनी पढ़ाई है ना सारे को कंपाइल करके उस पेपर में बिल्कुल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो रिजल्ट मिलेगा कि 15-20 बच्चों में आपका नाम आ गया, है ना। और जो आपने पढ़ा जरूरी नहीं है कि एग्जाम वाले दिन आपका माइंडसेट वैसा ही है, आपको क्वेश्चन याद आ रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन हमें आते होते वो छोड़ के आ जाते हैं, बाहर निकल के रोते हैं, या फिर हमें गुस्सा आता है कि ये क्वेश्चन कैसे छूट गया, ये तो मेरे को आता था, ये क्वेश्चन मैं क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाए। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपका पहली अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, दूसरी में हो जाए। बच्चे सालों से एग्जाम दे रहे होते हैं, मैंने खुद इतने सालों से तैयारी की है, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था। जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने अपना दिया, आई वॉज डैम श्योर कि मेरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मेरे को इतना था कॉन्फिडेंस कि मेरे आ जाए। मैं अपना 300 में से 180 का टारगेट लेके चली थी कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। जब आया रिजल्ट, 2 दिन तक तो मैंने बात नहीं की किसी से। कितना स्कोर आया था? उस टाइम पे मेरा 150 प्लस आया था। अच्छा, तो फिर मैंने बोला कि भाई नहीं, मेरे तो नहीं हो रहा एग्जाम। तो मेरी मदर हैं जो मेरे को सबसे ज्यादा मोटिवेट किया उन्होंने अपनी लाइफ में, तो वो बोलती कोई बात नहीं, अगली बार करो। देखिए, बहुत फैक्टर मैटर करते हैं पीजीटी की प्रिपरेशन में। सबसे पहला, एज आपकी 30 इयर्स होनी चाहिए, तो 30 मैक्सिमम 30 है। आप 30 के बाद तो पेपर दे ही नहीं सकते, हाँ। वैकेंसी आती नहीं है। तो अब अगर कोई 26-27 का बच्चा पेपर दे रहा है और उसका पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसका माइंड भी तैयारी कर रहे हैं, समझ सकते हैं। और प्रेशर भी तो ना, ये तो प्रेशर लास्ट ही था, बस ये तो लास्ट ही था, ना, ऐसा इसमें प्रेशर सब कुछ आता है। करना है।
तो इस माइंडसेट के साथ बच्चा तैयारी करेगा। इसी माइंडसेट के साथ तैयारी होती है। अब जब मैंने अपना पेपर दिया था फर्स्ट वाला 2020 में, हमारी वैकेंसी आई थी जब पीजीटी का दिया था लॉकडाउन के जस्ट बाद। हाँ। वो क्लियर नहीं हुआ और मेरे को ये था कि अब तो वैकेंसी आनी ही नहीं है। हाँ। पता नहीं ये 2 But दिन वैकेंसी luckily आ गई आपका, लकीली और फिर आ गई। वैकेंसी आ गई। हाँ। 2022 में वैकेंसी आई, मैंने फिर उसको, और इस वाले एग्जाम में भी मतलब काफी उतार चढ़ाव आए प्रिपरेशन के टाइम पे भी। एग्जाम से आप यूं लगा लीजिए सर, नवंबर में मेरा एग्जाम था और दिसंबर में मेरी शादी थी। दोनों चीजें मेरे साथ ऐसे हो गई थी कि मेरे को क्या, किस काम पे मैं फोकस करूं। अपनी सारी शॉपिंग मैंने साइड में रखी और मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस किया। तो इस चीज को भी आपने, जब आप एक किसी एग्जाम के ऐसे मान के चलते हो कि ये तो हमारा लास्ट है, इसके बाद तुम्हारा कुछ है ही नहीं, और उस टाइम पे भी मैंने यही था कि भाई इस एग्जाम के बाद तो मेरा कोई वैकेंसी मेरे लिए आएगी ही नहीं, क्योंकि हम ओवर एज हो जाएंगे डीएसएसबी के अकॉर्डिंग कि भाई 30 के बाद तो बच्चा नहीं दे सकता एग्जाम। तो बस जो है इसी एग्जाम में जान डालनी है, जो करना है वो इसी एग्जाम में करना है। ठीक है। तो बच्चे को अब आपने जैसे सोर्सेज बता दिए, इनसे बच्चे ने पढ़ भी लिया, ठीक ठाक उसको लग रहा है कि हाँ भाई मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ दी। अब मैंने वो पढ़ी है, वो काम की भी है या नहीं है, वो मुझे याद भी है या नहीं है, तो उसको एसेस करने के लिए बच्चा मॉक टेस्ट देगा। तो मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं कि भाई कहाँ से दे सकता है, कैसे मॉक टेस्ट को एनालाइज करे, उसके स्कोर को कैसे देखे, कम आए तो डिप्रेस ना होना, ज्यादा आ जाए तो हवा में नहीं उड़ना, क्वेश्चंस को कैसे अपने फाइनल स्कोर के लिए या नए टॉपिक के पढ़ने के लिए यूज कर सकता है, तो वो सारी बातें एक बार बता दें। अब देखिए कई बार होता क्या है, आजकल हम ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट मिल रहा है वो हमें इतना सारा मिल रहा है, बट जरूरी नहीं है ना कि वो सारा का सारा कंटेंट यूजफुल है, कि जो हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो एग्जाम के लिए जरूरी है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। एग्जाम ओरिएंटेड हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भाई ये एग्जाम में आएगा, या मैं तैयारी करूँ तो मैं इस हिसाब से तैयारी करूँ कि जो मैंने पढ़ा है उसी में से आ जाए, उससे बाहर कहीं ना आए, या जो आपने क्वेश्चन आपने किए हैं वो पेपर पैटर्न बेस्ड होने चाहिए। तो सबसे पहला जो आपका करना है, आपको जब आप तैयारी शुरू करें, पुराने पेपर लें, 2 उठाएं 3 उठाएं, जितने आपको अवेलेबल मिले। टेलीग्राम पे बहुत सोर्सेज हैं, डीएसएसबी एग्जाम नाम का एक चैनल है, एक चैनल है संदीप खर्ब सर का, उसमें भी आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा। आप वहां से अपना उस कंटेंट को उठाइए। अब आपको करना क्या है, पुराने, सपोज अब आप 2024 में 25 में एग्जाम देंगे, तो 24 में कोई एग्जाम हुआ हो, 22 में कोई एग्जाम हुआ हो, या 21 का कोई एग्जाम हो, जो एग्जाम आपको मिले आप उनके प्रिंट निकालिए। ऐसा नहीं है फोन में देख रहे हैं स्क्रॉल कर रहे हैं, उनके प्रिंट निकालो और एनालिसिस करो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। मैंने अपने टाइम पे एनालिसिस किया, लाइक नेटवर्किंग से 17 क्वेश्चन आ गए, डीबीएमएस से 16 आ गए, पाइथन के 10 क्वेश्चन आ गए, या फिर हमारे एचटीएमएल के हैं, डेटाबेस के हैं, या आर्किटेक्चर के हैं, इनके कितने कितने क्वेश्चन आ गए। आप अपना कॉपी पेन उठाएं और उसी पर लिख लें कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहला तो ये मोटा मोटा करना है। उसके बाद आपने उस सब्जेक्ट के डीप में जाना है कि उस सब्जेक्ट में से किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की हम बात करें तो कैशे जो है, कैशे ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है डीएसएसबी, तो इस टॉपिक को हम नहीं छोड़ सकते। तो आप फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जाइए कि जो डीएसएसबी पूछ रहा है, जो एग्जाम में आ रहे हैं, कि वो आप उनको कीजिए। ठीक है, ये हो गया मॉक टेस्ट का अब हमारा। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक ऐप भी हमारी जिंदाबाद है। ये वहां से देखिए तो जब आप एनालिसिस कर लेंगे ना कि कितने क्वेश्चन आपने किए, कहाँ से किए, उसके बाद आप अपना मॉक टेस्ट देना शुरू करें। टेक्स्ट बुक पे जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना, टेक्स्ट बुक आपको ये भी बताएगा किस क्वेश्चन पे आपने कितनी मिनट लगाई, किस सेक्शन पे आपने कितनी मिनट लगाई। और इनफैक्ट वहां पे साइड में एक और रहता है कि जो ये टेस्ट आपने दिया है ना, दूसरे बच्चों ने दिया तो किसका कितना स्कोर रहा, और एवरेज कितने क्वेश्चन कितने बच्चों ने सही किए। टेक्स्ट बुक में सारा एनालिसिस आपको अवेलेबल मिलेगा। आप वहां से टेक्स्ट बुक से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए 300 क्वेश्चन आपने करने हैं 180 मिनट में, फिर वही बात है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिलेगा, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं देखते ही अच्छा ये आंसर लगा, सेकंड भी नहीं लगती है उन क्वेश्चंस को करने में। आपने क्वेश्चन को रीड किया 3 से 4 सेकंड में, देन क्वेश्चन किया, 1 मिनट तक तो बात जानी ही नहीं चाहिए क्वेश्चंस की। आप उनको सेकंड्स में करना सीखो। मैथ्स वाले क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन है उनमें करना क्या है,
क्वेश्चन रीड किया आते हैं तो ठीक है, वरना आगे चलो। बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको न्यूमेरिकल बेस्ड मिलेंगे, उनको कैलकुलेशन में टाइम मिलेगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, पेज एल्गोरिथम्स है, वहां से हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी उनकी ज्यादा होती है, करने में टाइम लगता है, लेकिन आप उनको फटाफट करेंगे, प्रैक्टिस रहेगी आपकी तो आप उनको इजीली कर पाएंगे। देखिए, प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलेगा। और अगर आप सोच लें कल मेरा एग्जाम है तो उससे 10 दिन पहले मैं 2-4 मॉक लगा लूं काम चल जाएगा, नहीं। आपको 3 से 4 महीने मॉक लगाने हैं। बिल्कुल। और मॉक टेस्ट केवल ये नहीं है कि भाई आपको ये पता चल जाएगा क्या आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पे। मॉक टेस्ट आपकी हर चीज से लिंक करेंगे। आपका टाइम मैनेजमेंट मॉक टेस्ट से सेट होगा कि भाई अगर आपका मैथ्स में मान लो ज्यादा टाइम लग रहा है, मान लो जरूरत से ज्यादा 25 मिनट 30 मिनट मेरे केवल मैथ्स में लगे, तो अब आपको पता होना चाहिए हिंदी को मैंने फिर क्विकली सोल्व करना है। बिल्कुल। जीएस को मैंने आता है ठीक है, नहीं आता छोड़ो आगे बढ़ो। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैथ रीजनिंग और इनको करते करते आपके बाद वाले पार्ट में कुछ सेक्शन ऐसे हो जाए जिनको आप देख ही ना पाओ। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये होता है कि वो लास्ट के 1 या 2 सेक्शन देख ही नहीं पाते। अब देखिए, जीएस है, 3 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं चाहिएगा। इसमें हिंदी है, उसमें भी 5 से 7 मिनट है, हालांकि पैराग्राफ आता है उसको रीड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंग्लिश है 7 से 8 मिनट, उससे ज्यादा इंग्लिश में भी टाइम नहीं चाहिए। तो आप अपना पार्ट ए का एग्जाम में भी ऐसा कीजिए कि सपोज अगर आपके पास चाहे टीजीटी का दे रहे हो चाहे पीजीटी का, आप 1 घंटे से ज्यादा पार्ट ए को दे ही ना। 60 मिनट्स दीजिए, मैक्सिमम 65 कर लीजिए, उससे ज्यादा पार्ट ए को मत दीजिए। फिर आप अपने उस पार्ट बी पे आइए। अगर मान लो आपने पार्ट ए पे 70 मिनट दे दी, 80 मिनट दे दी, पार्ट ए बहुत अच्छा हुआ, बट पार्ट बी के आप 2 सेक्शन देख ही नहीं पाए, 40 नंबर का लॉस हो गया, सिलेक्शन होगा ही नहीं। फिर चाहे आप पार्ट ए कितना ही अच्छा कर लो। 40 क्वेश्चन में से मैम ये सोचो, आप अगर कई बार होता है ना कि हमने स्कैन किया आंसर आया टिक कर दिया बस। बिल्कुल। अगर 40 में से 10 क्वेश्चन भी ऐसे निकाल ले जाते हैं हम, जहाँ 140 आने दे 150 हो जाएंगे। एक नंबर का खेल है हाँ, सर, और बच्चे क्या? 1 नंबर से रहते हैं। पॉइंट से बच्चे रहते हैं। और 10 क्वेश्चन तो बहुत मैटर करते हैं। हाँ, और 40 क्वेश्चन ना देखना, वो तो फिर भाई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है हमारे सिलेक्शन के साथ। और एक बात और मेरे को याद है, राकेश यादव सर बोलते थे कि ये चीज मैटर नहीं करेगी कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन आपको ये दिलाएगा आप कितने क्वेश्चन कितनी जल्दी छोड़ रहे हैं। कई बार बच्चा पेपर में क्या करता है, ईगो पे ले जाता है, ये क्वेश्चन तो मैंने घर पे किया था, अब मेरे से क्यों नहीं हो रहा। वो उसी क्वेश्चन पे 3 मिनट 4 मिनट लगा रहे हैं और उसके चक्कर में बाकी क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। और वो होता है ना मैम, पता क्या होता है, कई बार क्या हुआ, हाँ, कई बार ये होता है ना कि कुछ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन केवल करने के लिए नहीं दिए होते, हाँ, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए इसलिए है कि तुम छोड़ दो, समझ गए। और एग्जाम में ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। हाँ, आप एक उसको रीड करो, आ रहा है तो ठीक है, वरना आप उसको बिल्कुल तुरंत छोड़ दो, नेक्स्ट पे चलो। टाइम हमारे पास सोचने का भी नहीं है। हाँ। कंप्लीट एनालिसिस दे देगा मॉक टेस्ट आपको कि आप एग्जाम में कैसे पेपर करेंगे, और टेक्स्ट बुक के वैसे ही चल रहे हैं जो एग्जाम में वो एक उल्टी घड़ी जो घूम रही होती है ना कि हमारे पास अब इतनी मिनट रहेगी, अब इतनी मिनट रहेगी बस, तो वो आपको मॉक टेस्ट में भी रहेगा कि टाइम भाग रहा होता है लिटरली हमारे पेपर में, और हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। अब मान लो बच्चा मॉक टेस्ट भी दे रहा है, तैयारी भी बढ़िया कर ली उसने, कुछ ऐसी चीजें होती होंगी, कुछ और फैक्टर्स जिनकी वजह से बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है और किसी का रुक जाता है। तो ऐसे कुछ और चीज जो सुझाव एक तरह से आप एडवाइस बच्चों को देना चाहते होगे कि भाई ये 4-5 चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना, तैयारी के साथ साथ अगर ये काम भी नहीं किए ना आप लोगों ने तो कहीं कहीं सिलेक्शन में दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे कुछ सुझाव बता दीजिए। एनालिसिस आपको करना है कि भाई जितने भी टॉपिक आप कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है हम कुछ पढ़ रहे होते हैं और हमें खुद ही नहीं पता होता कि ये पेपर में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, तो हमें बहुत सारा नहीं पढ़ना है। अब मेरे को कोई 50 किताबें नहीं खरीदनी है, एक किताब लो, उसी को बार बार रिवाइज करो। बिल्कुल, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप पार्ट ए की तैयारी कर रहे हो, पार्ट बी की तैयारी कर रहे हो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ये उस किताब से पढ़ रहे हैं, वो अच्छी होगी मैं भी ले लेता हूँ। डोंट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज, आप एक से तैयारी करें, उसी पे स्टिक रहे, उसी को बार बार रिवाइज करें, अपना माइंड को काम रखें। और आप एक चीज और भी कर सकते हैं, अपना दिन का
जो टाइम टेबल आप बना रहे हैं, शाम को आप जरूर जो आपने डिसाइड किया था क्या वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ। मैं जनरली अपने टॉपिक डिसाइड करती थी। एग्जैक्टली मैं भी ऐसे कहता हूँ, टाइम टेबल की बजाय ना टॉपिक डिसाइड करो, बिल्कुल। कि भाई मुझे ये टॉपिक्स करने हैं। हाँ, मैं अपना जब दिन शुरू होता था तो मैं अपना पार्ट ए और पार्ट बी मैं पेज पे लिख लेती थी कि मेरे को आज पार्ट ए के इतने करने हैं, पार्ट बी के इतने टॉपिक करने हैं। एट द एंड में देखती थी कि मेरा हो गया या नहीं हो गया। किसी और के टाइम टेबल में नहीं जाना, हमें अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है। कुछ चीजें हमें पता है क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, तो उन चीजों से हम जा रहे हैं, हम ही उस पर कुछ ना कुछ नया प्लान बना सकते और हैं। वही होता है, हम देखो आप जब इतनी बढ़िया जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो खुद को टाइम दो, बिल्कुल अपनी सर। तैयारी को टाइम दो, अपने सब्जेक्ट्स के साथ बैठो, मतलब लिटरली खाली बैठो एक बार और सोचो कि यार यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और हमें, मैं बताऊं, कितना ही हम बता लें, जितना बढ़िया एनालिसिस अपनी तैयारी का आप खुद कर सकते हो ना, इतना बढ़िया कोई चाहे सिलेक्टेड हो चाहे टॉपर हो वो खुद नहीं कर पाएगा जितना आप अपनी तैयारी का कर पाओगे। सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट। बिल्कुल। उसी के साथ साथ आप मेडिटेशन भी करें, अपना थोड़ा दिमाग को काम रखें कि अगर दिमाग काम नहीं होगा ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आप अपना जो आपको अच्छा लगता है वो करें, दिन में अच्छे से तैयारी करें। और उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को जब भी एनालिसिस कर रहे हैं, अपनी तैयारी को एनालिसिस कर रहे हैं, फोकस करें मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ या मैं कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ मेरी चीजें गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है। और अपने देखो मॉक टेस्ट एनालिसिस का एक आपको छोटा सा रूल बता देता हूँ। जब आप मॉक टेस्ट करोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे भाई जो आपने किए नहीं होंगे, लेकिन वो इजी थे, आपने वैसे ही होंगे क्वेश्चन, ठीक है, वेल एंड गुड। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां से आपने पढ़ा है, क्वेश्चन आ गया लेकिन नहीं ध्यान भी आपको कि ऐसा ऐसा कुछ था पर हो नहीं पाए, उसको लिख लो, मार्क कर लो अलग से कि भाई इसको मैं दोबारा करूंगा अब। और फिर उसके बाद कुछ आएंगे कि भाई जो नए ही आ गए उनको अलग से हाईलाइट करो, अब इनको मैं अलग से कवर करूंगा। मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट के एनालिसिस को उससे ज्यादा टाइम दो। ज्यादा बिल्कुल। देखिए एनालिसिस जब आप कर रहे हैं ना, जनरली जो मैं फॉलो करती थी कि एनालिसिस मैंने किया, जो टॉपिक नहीं हुए या जो क्वेश्चन मेरे को याद नहीं रहे, आप अलग से एक पेज लीजिए और वो एज ए वन लाइनर उन क्वेश्चन को वहां लिख लीजिए और उसको आप अपने बोर्ड पर चिपका लीजिए। बार बार उनको देखिए, बार बार उनको याद कीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट है आपके, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न टाइप्स भी आ जाते हैं, क्वेश्चन टाइप्स भी, उनको आप लिखिए, छोटे छोटा लिखिए बिल्कुल, और उस एक पूरे पेज को चिपका लीजिए। और एक पेज नहीं बनेंगे, ऐसे बहुत सारे पेज बनेंगे, 20 बन जाएंगे, 30 बन जाएंगे। जब एक बार बैठो एक पेज को पूरा गो थ्रू हो जाओ तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कई क्वेश्चन वो पार्ट ए के भी होंगे, पार्ट बी के भी होंगे, सारे अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप एक बार में बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जब हम बार बार, मैम एक बार मैंने नोट्स बनाए, फिर उनको महीने बाद 10 दिन बाद जब मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो कुछ क्वेश्चन नहीं हो तो क्या पता रिवाइज भी करे मैंने फिर से। तो जब पेपर आएगा ना, जब 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो जिस पेज को, जिन 20 30 40 50 पेज को मुझे 2-3 घंटे लगते थे ना रिवाइज करने, वो बस ऐसा होगा कि पेज सामने से टॉपिक गया और वो रिवाइज। बिल्कुल। तो ये चीज होती तो देखिए टाइम मैनेजमेंट पेपर के दौरान और पेपर से पहले बहुत जरूरी है। दोनों तरीके से हमें ध्यान रखना है कि पेपर में तो कैसे करना है, ये तो हमारी बात होगी। पेपर से पहले भी कई बार ऐसा होता है कुछ टॉपिक पे हम आ ही नहीं रहा है, भाई छोड़ दो, नहीं आ रहा। तो पेपर से पहले जब आप तैयारी कर रहे हैं, कोई टॉपिक यूट्यूब से देख लो, नहीं आ रहा तो, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो कुछ टॉपिक को छोड़ दो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, उस टॉपिक को तो आपने छोड़ दिया, जिन टॉपिक को कर रहे हो उनको इतने अच्छे से करो कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम से निकल ना जाए, हाथ से ना जाए कोई क्वेश्चन। ठीक है, उस तरीके से उस टॉपिक को करना है आपने। ठीक है। मेरी तरफ से देखो जो क्वेश्चंस मेरे मन में थे वो मैंने आपसे पूछ लिए और आपने बहुत सारी चीजें बता दी, पर फिर भी अगर आप अपनी तरफ से कुछ और बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो, फिर वरना इसको एंड करते हैं। मोस्टली तो सर देखिए सारा डिस्कशन हो ही गया है, जितना भी था, पार्ट ए पार्ट बी, बाकी जो भी होगा स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, क्योंकि ये तो हम रिप्लाई करेंगे। तैयारी एक जर्नी है, आप बहुत क्योंकि अभी तैयारी कर रहे हो, 6 महीने बाद भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मैं तो कोशिश करूंगा रिप्लाई कर देता हूँ मैं सबका। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊं, आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए, जारी कीजिए, क्योंकि टीजीटी सीएस की भी बहुत वैकेंसी आएंगी। अभी डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो हमारे टीजीटीज थे 600 टीजीटी का प्रमोशन किया, वो पीजीटी बन गए हैं। अब जब 600 टीजीटी पीजीटी बने, वैकेंसी तो हो गई, डायरेक्ट वैकेंसी क्रिएट हो गई, उससे पहले भी होंगी। हाँ, तो आप देखिए इतनी वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो ये वैकेंसी चाहे एक बार में आए, 2 बार में आएंगी जरूर। और आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए,
हालांकि पीजीटी की वैकेंसी कम आती हैं, कभी 4 वैकेंसी आएंगी, कभी 5 आएंगी, कभी 10 आएंगी। लकी थे हम कि हमारे टाइम पे 19 थी, इससे ज्यादा तो कभी वैकेंसी नहीं आई। नहीं मैम, लक पता क्या होता है? लक क्या होता है? जब आपकी प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। बस यही है सोच के देखो, लकी तो और बहुत सारे जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था सभी लकी थे, लेकिन प्रिपरेशन तो नहीं थी, अपॉर्चुनिटी मिल गई, प्रिपरेशन नहीं थी। और जो स्टूडेंट डीएसएसबी के साथ साथ केवीएस या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पे ज्यादा फोकस करे, क्योंकि डीएसएसबी तो इतना ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं पूछता है, केवीएस में ज्यादा आता है। वो कंप्लीट आपका 11-12 बेस्ड रहता है, और 11-12 कंप्लीट आपका पाइथन है। देखिए जब 2022-23 में जो एग्जाम हुआ था इसका केवी का, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि प्रोग्रामर बना रहे हैं क्या हमें, स्कूल में पढ़ाने के लिए तो ले रहे हैं इतने सारे प्रोग्राम, आउटपुट बेस्ड और इतने प्रोग्राम्स थे उसमें, क्योंकि वो सारा का सारे 11-12 के पैटर्न के अकॉर्डिंग था, तो उसके लिए नहीं सकते, हर हालत में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया लगा मैम आप आए, थैंक यू सर। और आशा करता हूँ कि आपको फिर से हम बुलाए, बच्चे इस वीडियो को भी इतना ही प्यार दें और खूब सारे क्वेश्चन पूछे जो इनके मन में आए, फिर हम आपको फिर से बुलाएं। हालांकि मैं अपने चैनल पे भी अपने स्टूडेंट्स को बताती रहती हूँ क्वेश्चन जो भी पूछते हैं एस्पिरेंट्स, और यहाँ भी हम बिल्कुल कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच सर। ठीक है भैया, आप मैम से भी जुड़ सकते हैं, आपको इनका इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिख जाएगा, और आप इनसे खूब क्वेश्चन पूछिए, इनसे नोट्स मांगिए, जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ लीजिए इनसे, क्योंकि हम तो छोटे बच्चों के टीचर हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय श्री राम।